गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे अपन डिस्कस करेंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। ओके, आज अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स पढ़ेंगे। अब देखो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होता है कि एंटी डिप्रेसेंट आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेसिव इलनेस। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि भाई जो टेंशन की कोई कंडीशन है जिससे क्या होता है कि अपना जो सिस्टम है, ठीक है, या फिर जो ऑर्गन है वो अफेक्टेड होते हैं, तो अपन उस समय कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे? एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स है वो यूज करेंगे और अप्लाई करेंगे किसके ऊपर? पेशेंट्स के ऊपर। देखो, तो दीज आल्सो कॉल्ड मूड एलिवेटर फॉर थाइमोलेप्टिक। मतलब जो ये ड्रग्स है अपन यूज करते हैं तब क्या होगा, जो मूड है उसको भी चेंज करता है और थाइमोलेप्टिक ड्रग्स है। तो देखो क्या हुआ कि सीवियर कोई डिप्रेशन की कंडीशन है या फिर जो कोई क्लाइंट है वो डिप्रेसेंट है, तो उसको अपन क्या करेंगे? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स से अप्लाई करेंगे। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है तो जो टेंशन की कंडीशन है उनको ये रिलीव करती है, तो तब अपन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यूज करते हैं। और दीज आल्सो कॉल्ड मूड एलिवेटर ड्रग्स है जो थाइमोलेप्टिक्स है, ठीक है। अब देखो इंडिकेशन बताए गए हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के। तो देखो मेजर डिप्रेसिव इलनेस यानी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव इलनेस है, मतलब क्या बताया गया? जैसे लॉस ऑफ इंटरेस्ट यानी कोई भी चीज़ में उसका मन नहीं लगता, एक्टिविटी नहीं होती उससे, तो उस समय तो मेजर डिप्रेसिव इलनेस है। और पैनिक एंजाइटी मतलब सडन कोई अटैक्स ऑफ फियर जैसे कि पैनिक, ठीक है, ऐसा कोई पेन जैसे डर वगैरह वो होगा। और उसके बाद में जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब कोई भी ऐसी घटना, ठीक है, जिसकी वजह से वो अफेक्टेड होगा और एंजाइटी होगी उसको, ठीक है, तो उसको क्या बोले? जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। मतलब कोई ऐसी कोई घटना होगी उसके साथ जिसकी वजह से उसको एंजाइटी होगी, ठीक है। फिर है ओसीडी। ओसीडी मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब बार बार कोई भी काम है वो बार बार उसको याद आना, वो चीज़ें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके बाद में बताया गया कि टाइप्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यानी कौन कौन से टाइप्स है जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स अपन यूज करते हैं। सबसे पहले एमीपेरामाइन जो ड्रग्स है, और क्लोमिपेरामाइन वो भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है दोनों। उसके बाद में एमीपेरिटाइलिन, ये भी कौन सी है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। अब देखो मोनो अमाइन ऑक्सीडोज इनहिबिटर्स यानी MOAI, मतलब मोनो सिंगल एमामाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, जिसके अंदर बताया गया फिनिलाइजिन आइसोकार्बाजाइड और ट्रेजोजोन। थर्ड इसमें बताया गया सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक, मतलब SSRI यानी सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसके अंदर फ्लुक्सिटीम, सर्ट्रेलाइन और सिटालोपेरम। अब देखो साइड इफेक्ट, इनके वजह से कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकता है पेशेंट्स को। तो देखो ये जो ड्रग्स अपन यूज करते हैं, और जैसे कि अपन मान सकते हैं कि मेंटली डिसऑर्डर कोई भी होता है और उसकी जो ड्रग्स होती है उसके साइड इफेक्ट सीवियर होते हैं। अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है। जैसे कि ब्लूड विजन, उसको साफ नहीं दिखाई देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा। फिर आता है यूरिनरी रिटेंशन, बार बार यूरिन आउटपुट की कंडीशन रहेगी। वेट गेन होगा जो ओबेसिटी को कॉज करता है। कॉन्स्टिपेशन भी होगा उसको, स्वेटिंग होगी, हेडेक भी होगा, ड्राई माउथ रहेगा, मेनिया की कंडीशन रहेगा। जो क्या है, जो न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्टिविटी है उसको क्या कर देगा? या तो कम कर देगा या फिर ज़्यादा कर देगा। कन्फ्यूजन की कंडीशन रहेगी। ये था अपना एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो किस तरीके से अपन यूज करते हैं और कैसे वो उसको अफेक्ट करता है। तो अपन ने देखा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स मेनली अपन क्या करते हैं, जो मूड डिसऑर्डर है उसको, जैसे कि मूड, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती तब अपन ये चीज़ें देखते हैं और वो उसको मूड एलिवेटर भी करता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स बोलते हैं, जिसके अपने साइड इफेक्ट देखे और कौन कौन सी जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है वो अपन ने देखी, और उस ड्रग्स के अंदर क्या क्या था, साइड इफेक्ट भी देखा। अब इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं एंटी मैनिक ड्रग्स। एंटी मैनिक ड्रग्स क्या है? मूड स्टेबलाइजिंग आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। मतलब क्या हुआ, जो डिप्रेशन या फिर मेनिया दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको अपन एंटी मैनिक ड्रग्स बोलेंगे। यानी कि भी
मैनिक यानी मूड स्टेबलाइजिंग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पोलर इफेक्टिव, मतलब क्या बताया गया, डिप्रेशन और जो मेनिया इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको अपन क्या बोलेंगे कि एंटीमेनिक डिसऑर्डर बोलेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या बताया कि सम कॉमनली यूज्ड मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स जैसे कि लिथियम देते हैं, कार्बाजेपाइन देते हैं और सोडियम वॉल्प्रेट देते हैं। तीनों ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, लिथियम वेरी इंपॉर्टेंट मेन एग्जाम के लिए। अब देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं लिथियम। अब देखो लिथियम क्या है, लिथियम ड्रग्स क्या है, तो देखो लिथियम ड्रग्स इट वाज डिस्कवर्ड को किसने किया था, F.J. कोड ने 1949 के अंदर एंड मोस्ट अफेक्टिव एंड मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स इन ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया, मतलब कि भी जो F.J. था एक साइंटिस्ट, उसने 1949 के अंदर इस ड्रग्स को डिस्कवर किया गया था और कॉमनली ये ड्रग्स है वो ट्रीटमेंट किसका, मेनिया का जो ट्रीटमेंट होता है उसको ट्रीट करने के लिए इसको अपन यूज करते हैं। अब देखो इसके अंदर बताया गया इंडिकेशन ऑफ मेनिया, यानी मेनिया के क्या इंडिकेशन है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मेनिया के इंडिकेशन, एक्यूट मेनिया, ठीक है। उसके बाद में सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, सीजो अफेक्टिव ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। सीजोपेनिया आपने पढ़ा है, ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। एक्यूट मेनिया मतलब थोड़े समय के लिए ये चीज़ होगी। प्री मेंस्ट्रुअल और डिस्फोरिया डिसऑर्डर, मतलब क्या होगा कि भी प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, मतलब मेंस्ट्रुअल जो साइकिल्स है उसके अंदर फीमेल्स को अफेक्टेड रहेगा। उसके बाद में अपन ने देखा वोलेमिया नर्वसा, यानी ज़्यादा खाना, मतलब उसकी वजह से ये क्या होगा, ज़्यादा ईटिंग करेगा। फिर बताया गया बॉर्डर लाइन और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मतलब ये जो उसकी पर्सनैलिटी है उसको भी ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। फिर इसमें बताया गया क्लस्टर हेल्थ, मतलब शॉर्ट जो अटैच होता है पेन आई के अंदर वो इसके अंदर होगा। और उसके बाद में बताया गया साइक्लोथीमिया, मीन्स क्या होगा कि जो भीड़ वाली जगह होगी उस समय उसको डिप्रेशन जैसा फील होगा और सीवियर होता है ये लेस सीवियर होगा, क्योंकि जिसकी वजह से अगर क्लस्टर हेडेक मतलब क्या होगा, शॉर्ट टाइम के लिए उसको हेड के अंदर या फिर आई के अंदर पेन होगा जिसको अपन क्लस्टर हेडेक बोलेंगे। अब जो क्लस्टर हेडेक्स यानी फिर आता है कोलेथीमिया, मतलब क्या होगा कि उसको डिप्रेशन की कंडीशन रहेगी और लेस सीवियर रहता है, मतलब कम अफेक्टेड करता है। अब देखते हैं अपन इसका फार्मेकोकाइनेटिक्स। अब देखो फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर बताया गया कि सबसे पहले लिथियम इज रैपिडली अब्जॉर्ब पीक प्लाज्मा लेवल, मतलब बहुत ज़्यादा, रैपिडली मतलब तुरंत, और पीक लेवल मतलब ज़्यादा लेवल ड्यूरिंग 2 से 4 आवर्स आफ्टर ए सिंगल ओरल डोज ऑफ लिथियम कार्बोनेट, मतलब बताया गया कि जो लिथियम है वो रैपिडली अब्जॉर्ब होता है पीक प्लाज्मा लेवल अक्रिंग 2 से 4 आवर्स और आफ्टर ए सिंगल ओरल डोज ऑफ लिथियम कार्बोनेट। उसके बाद लिथियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड रैपिडली इन द लीवर किडनी एंड मोर स्लो इन मसल्स ब्रेन एंड बोन, मतलब जो लिथियम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रैपिडली लीवर के थ्रू एंड किडनी और मोर स्लोली किसके थ्रू होता है, मसल्स के थ्रू, ब्रेन के थ्रू और बोन के थ्रू, ये बहुत कम अब्जॉर्ब होता है, मतलब स्लोली होता है। एलिमेंशन थ्रू द किडनी, और इसको बाहर किसके थ्रू निकाला जाता है, किडनी के थ्रू, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा तो यूरिन फॉर्मेशन और स्टोरेशन, फिर आउटपुट ऑफ यूरिन, उनके थ्रू इसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाला जाता है। फिर अपन देखते हैं कि डोज ऑफ लिथियम, तो लिथियम इज अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, यानी लिथियम मार्केट के अंदर कौन सी फॉर्म के अंदर है, जैसे कि लिथियम कार्बोनेट है वो 300 mg टेबलेट फॉर्म के अंदर, लिथियम सिट्रेट है 300 mg पर 5 ml लिक्विड फ्लूइड्स टेबलेट्स, ठीक है। फिर आता है यूज रेंज ऑफ डोज पर डे इन एक्यूट मेनिया, जैसे कि 900 से 2100 mg गिवन देते हैं, 2 से 3 डिवाइडेड डोज, मतलब 2 से 3 बार दिन के अंदर, और कितना mg, 900 से 2100 mg तक अपन दे सकते हैं। फिर आता है ब्लड लिथियम लेवल क्या है, थेरापूटिक लिथियम लेवल 0.8 से 1.8 मिली इक्वल पर लीटर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मेनिया, मतलब अगर मान लो एक्यूट मेनिया की कोई कंडीशन है तब अपन उसको 0.8 से लेकर 1.2 मिली इक्वल पर लीटर
दे सकते हैं। और ट्रीटमेंट किसका होगा, एक्यूट मीनिया का ट्रीटमेंट अपन इसके थ्रू कर सकते हैं और इतना डोज अपन उसको देंगे। फिर आता है प्रोफाइलेटिक लिथियम लेवल 0.6 से लेकर 1.2 mg पर इक्वल लीटर के अंदर। और प्रिवेंट किसका किया जाता है, रिलीज बाय पोलार डिसऑर्डर। अगर मान लो पोलार कोई डिसऑर्डर है उसको रिलीव करने के लिए अपन ये ड्रग्स देते हैं। उसके बाद में आता है टॉक्सिक लिथियम लेवल। अब जो 2 मिली इक्वल लीटर, जैसे कि साइड इफेक्ट के अंदर अपन इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट होगा, जिसमें क्या बताया गया, टीमर्स, मोटायर और हाइपर एक्टिविटी। तो टीमर्स की कंडीशन रहेगी जैसे कि एबनॉर्मल रिपीटेटिव और स्पीकिंग मोमेंट्स, मतलब बार बार एक ही चीज़ को करेगा। जैसे रिपीटेटिव मोमेंट्स होगा, कोई वॉइस है या फिर जो फिजिकली कोई मोमेंट्स है वो चीज़ें वो करता रहेगा। फिर आता है मस्कुलर जो वीकनेस होगी उसको सीजर की कंडीशन भी हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी की कंडीशन हो सकती है, डिलीरियम की कंडीशन हो सकता है, एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मोमेंट्स भी हो सकता है, सीजर्स की कंडीशन भी उसको हो सकता है। डिलीरियम, इसके अंदर क्या होता है, इम्पेयरमेंट हो जाता है किसके अंदर, कॉन्शियसनेस के अंदर। और डिस्टर्बेंस को क्या होता है, रेस्टलेसनेस, मतलब पेशेंट्स अपने आप को रिलीफ नहीं कर पाएगा, मतलब टिकेगा नहीं वो एक जगह, बार बार कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करता रहेगा। फिर क्या आएगा, अपन देखते हैं रीनल, जिसके अंदर पॉलीयूरिया की कंडीशन होगी, जिसको एक्सेसिव पास ऑफ यूरिन होगा। पॉलीडिप्सिया, तो इसके अंदर एक्सेसिव थर्स्ट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है जो GFR उसके रिलेटेड, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल तो फंक्शनिंग है वो भी अफेक्टेड होगी। उसके बाद GIT के अंदर देखेंगे तो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन और मेटालिक टेस्ट, जो क्या होता है कि चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद में आता है एंडोक्राइन, इसके अंदर अपन देखते हैं जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उसके फंक्शन एबनॉर्मल हो जाते हैं, जो गोइटर एंड वेट गेन वो एबनॉर्मल होता रहता है। तो ये एंडोक्राइन के अंदर अपन ने देखा। इसके बाद में अपन देखेंगे एंडोक्राइन के बाद में क्या आता है कि साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, मतलब अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट वूमेन है उसको भी साइड इफेक्ट होता है, और अगर मान लो लैक्टेशन करवा रही है वूमेन उसको साइड इफेक्ट। तो अपन साइड इफेक्ट देखेंगे किसका, मेनिया जो अपने लिथियम ड्रग्स है प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन के दौरान। तो देखो टेराटोजेनिक और हॉसिबिलिटी, जिसके अंदर क्या होगा, जो प्रेग्नेंट मदर है कोई चीज़ ले रही है तो उसे उसकी वजह से अफेक्ट होता है उसके बच्चे को या फिर उस मदर को। और इंक्रीज इंसिडेंस और इबेस्टेंस एनामली और डिस्टोरेशन होगा, एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। और ट्राइक्यूस्पिड वाल है उसके अंदर भी, जो राइट वेंट्रिकल उसके अंदर भी क्या होगा, जो हार्ट है उसका जो ट्राइक्यूस्पिड वाल है उसको भी ये क्या करता है, अफेक्टेड कर सकता है। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन या फिर जो लैक्टेशन वुमेन है उन दोनों को, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसकी मदर्स को ड्यूरिंग जो फिटस पर डेवलपमेंट हो रहा है वो उसको अफेक्टेड होगा। लैक्टेशन मदर उसके क्योंकि सेडेटिव है, जो चाइल्ड है वो क्या करेगा, ब्रीस्ट फीड करेगा, जिसकी वजह से वो सेडेटिव ड्रग्स वो लिक्विड उसके थ्रू उसकी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो क्या होगा, उस बच्चे को भी ये क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। तो लिथियम ड्रग्स है जो प्रेगनेंसी के दौरान किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं और लैक्टेशन के दौरान कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। तो देखो व्हेन टेकन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो जब ये आप जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर इसको टेकन करती है तभी अफेक्टेड करता है। और सेक्रेटेड इन द मिल्क कैन कॉज टॉक्सिसिटी इन द इन्फेंट, मतलब जो मिल्क सेक्रेटेड हो रहा है तो मिल्क बेबी सक कर रहा है तो उसको भी अफेक्टेड करता है। उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, मतलब जो लिथियम जो टॉक्सिसिटी है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से अपन करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, डिसकंटिन्यूस द ड्रग्स इमीडिएटली, वो देखेंगे। फॉर सिग्निफिकेंट शॉर्ट टर्म इंजेक्शन और रिजिडुअल गैस्ट्रिक कंटेंट शुड बी रिमूव बाय इंडक्शन ऑफ इमेसिस गैस्ट्रिक लवाज, मतलब जो सिग्निफिकेंट जो शॉर्ट टर्म्स और इन्फेक्शन कंडीशन है वो, और गैस्ट्रिक जो कंटेंट्स है वो तो क्या रिमूव, और इंडक्शन इमेसिस गैस्ट्रिक लवाज उसको भी यह क्या करता है, अफेक्टेड करता है। फिर अपन देखेंगे, असेस करेंगे सीरम लिथियम लेवल्स को, और जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स रीनल फंक्शन ECG
और एज सुन एज पॉसिबल, मतलब क्या बताया गया, जो सीरम लिथियम लेवल है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो रीनल के फंक्शन है, ईसीजी वगैरह, वो भी क्या आएगी, अफेक्टेड आएगी, और उनको भी ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। उसके बाद में अपन देखेंगे मेंटेनेंस फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वो भी इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड्स उसका भी बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि थ्रू द यूरिन के थ्रू ये निकलता है, तो जो अपन ने इनटेक किया है वो कितना और आउटपुट कितना है उसके थ्रू। फिर इन ए पेशेंट सीरियस मैनिफेस्टेशन लिथियम टॉक्सिसिटी, जैसे कि होमोडायलाइसिस की कंडीशन को भी कर सकता है, तो ये भी चीज़ें अपन इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद में आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द लिथियम, कार्डियक उसको अफेक्टेड कर सकता है, रीनल है उसको भी, थायराइड ग्लैंड है उसको भी, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है वो डिसफंक्शन हो जाएंगे, मतलब कार्डियक आउटपुट मेनली बॉडी का मेन वो अफेक्टेड, रीनल मतलब यूरिन फ्लो, यूरिन आउटपुट, यूरिन स्टोरेशन वो, थायराइड ग्लैंड्स और न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन मतलब जो स्टिमुलाई कैसे क्रिएट होंगे वो चीज़ें भी इसके अंदर अफेक्टेड हो जाएगी। फिर आता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, वो भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है लिथियम ड्रग्स का, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ले रही तो बेबी को अफेक्ट करता है, लैक्टेशन करवा रही है तब भी बेबी को अफेक्ट करता है, सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन क्रिएट होती है, और हिस्ट्री ऑफ सीजर मतलब किस तरीके का उसको सीजर है वो भी इसके अंदर देखा जाता है। अब मेन जो मेंटली डिसऑर्डर की जो ड्रग्स नर्सिंग के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गिवन लिथियम ड्रग्स, वेरी इंपॉर्टेंट मेन एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जो नर्स है वो किस तरीके से जो इस लिथियम ड्रग्स को प्रोवाइड करवा रही है पेशेंट्स को, वो मेनली देखा जाता है। तो देखो किस तरीके से जो नर्स लिथियम ड्रग्स प्रोवाइड करवाती है किसको, पेशेंट्स को। इसके अंदर बताएगा सबसे पहले क्या कि भी कंप्लीट फिजिकल हिस्ट्री लेगी, ईसीजी देखेगी, उसका ब्लड स्टडी करेगी, यूरिन एग्जामिनेशन भी करेगी, ब्लड एग्जामिनेशन भी करेगी, मस्ट बी करेक्ट आउट, मतलब पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसे ईसीजी, ब्लड टेस्ट, ठीक है, ब्लड फ्लो एग्जामिनेशन, यूरिन का एग्जामिनेशन, वो चीज़ें इसके अंदर करना जरूर। उसी हिसाब से अपन डोज डिवाइडेशन करके लिथियम्स की उस पेशेंट्स को देंगे। अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट बताया नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, देख कारण क्या। सबसे पहले इट इज इम्पोर्टेंट टू असिस्ट रीनल फंक्शन को, एज रीनल साइड इफेक्ट आर कॉमन ए ड्रग्स कैन बी डेंजर हो सकता है, और इंडिविजुअल्स कॉम्प्रोमाइज किडनी फंक्शन, मतलब कि अपन किडनी की जो फंक्शन है वो देखेंगे, क्योंकि इसको एक्सक्रीट भी करना होता है, जितनी अमाउंट के अंदर इसको एब्जॉर्ब करना होता है वो तो होगा ही होगा, उसके बाद में जो अनवांटेड है उसको बाहर भी तो एक्सक्रीट करना है, तो किडनी फंक्शन मेनली इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके अंदर बताया गया टू अचीव थेराप्यूटिक अफेक्ट एंड प्रिवेंट करता है लिथियम टॉक्सिसिटी, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी शुड बी टेकन। तो देखो लिथियम मस्ट बी टेकन ऑन ए रेगुलर, तो देखो लिथियम किस तरीके से रेगुलरली टेकन करवा रहे हैं अपन उस पेशेंट्स को। तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे बेसिस एट द सम टाइम डेली, तो बेसिस देखेंगे अपन सम टाइम डेली, मतलब रेगुलरली उसको अपन देखेंगे कि कितना अफेक्ट है कितना नहीं है। तो व्हेन लिथियम थेरेपी इज इन स्टेट माइल्ड स्टेट अफेक्ट सच एज फाइन हैंड ट्रिमस, इंक्रीज थर्स्ट, यूरिनेशन, नोजिया एंड वोमिटिंग आर डेवलप। तो देखो क्या क्या बताया, वेन लिथियम थेरेपी जो कि इंडिकेटेड करता माइल्ड साइड अफेक्ट को। तो देखो फाइंड आउट करेंगे अपन ट्रिमस की कंडीशन कैसी है, थर्स्ट इंक्रीज है या फिर नहीं है, यूरिनेशन कैसा है, नोजिया की कंडीशन कैसी है, वोमिटिंग की कंडीशन कैसी है, ये सब चीज़ें वहाँ पर डेवलप होगी, तो उस हिसाब से ही अपन उस ड्रग्स को उसको प्रोवाइड करेंगे। फिर देखेंगे सीरियस साइड इफेक्ट के अंदर, ये तो माइल्ड था, सीरियस साइड इफेक्ट्स के अंदर देखेंगे ऑफ लिथियम ड्रग्स। तो देखो दैट नेसेसिटी डिसकंटिन्यूस इंक्लूडिंग वॉमिटिंग होगी, एक्सट्राइम हेड मतलब स्विमिंग करते रहेंगे, ट्रीमर्स, शेडेटिव, शेडेशन, मसल्स वीकनेस, ये चीज़ें सीरियस अफेक्ट में करती है, जैसे कि मसल्स वीकनेस आ गई, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की कंडीशन क्रिएट नहीं होगी, जिससे ये सीवियर्स में आता है, क्योंकि ये नहीं होगा तब क्या होगा, पेशेंट इजी वे से क्या नहीं कर पाएगा, जैसे वॉकिंग, फिजिकल एक्टिविटी और अदर जो एक्टिविटी फंक्शनल होती है वो नहीं कर पाएगा। पोलीयूरिया की कंडीशन,
कैन बी लीड टू डिहाइड्रेशन को करता है विद द रिस्क ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। पेशेंट शोल्डर एडवाइज ड्रिंक इनफ वाटर टू कंपनसेट ऑफ द फ्लूइड्स लूज। तो इसके अंदर क्या होता है, जो पोलीयूरिया की कंडीशन होगी तो डिहाइड्रेशन को क्रिएट करता है। ये रिस्क ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि लिथियम ड्रग्स दिए और डिहाइड्रेशन की कंडीशन है तो यूरिन आउटपुट नहीं हो पाएगा, तो लिथियम की जो ड्रग्स है वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी बॉडी के अंदर। तो शुड भी एडवाइस करेंगे ड्रिंक इनफ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, मतलब जितना इनफ हो उतनी अमाउंट में वाटर इंटेक करवाएंगे, फ्लूइड्स वगैरह देंगे उसको, जिससे क्या यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। और यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि उसमें फ्लूइड्स क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद उसको आउटपुट करें तो लिथियम ड्रग्स भी क्या होगी, यूरिन के थ्रू बाहर की तरफ आएगी। इसके बाद में फ्रीक्वेंट सीरम लिथियम लेवल देखेंगे और इवाल्युएशन करेंगे। और इम्पोर्टेंट है, मतलब जो फ्रीक्वेंट सीरम जो लिथियम लेवल वगैरह वो देखेंगे और इवाल्युएशन करेंगे इसको, और इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि भाई जो पेशेंट है वो शुड बी टोल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर इन एवरी 6 मंथ, मतलब पेशेंट्स को अपन खुद इंडिकेट करेंगे कि जो लिथियम ड्रग्स ले रहा है तो हर 6 मंथ वो रेगुलरली चेकअप के लिए आए, क्योंकि वो उसकी वजह से कि ड्यूरिंग इनटेक ऑफ ड्रग्स कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, बट आफ्टर चल रहा था तब उसको कोई साइड इफेक्ट हो तो एवरी 6 मंथ वो चेक रहे, तो अपन को कोई भी साइड इफेक्ट बॉडी के अंदर हो रहा है या कोई बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स जो ऐसा है वो वहाँ पर काम नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से अपन उसको पता लगा सकते हैं। तो देखो इसमें बताया 6 मंथ ब्लड सैंपल शुड बी टेकन फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूरिया और क्रिएटिनिन एंड फुल ब्लड काउंट। मतलब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सैंपल्स लेंगे पेशेंट्स का और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखेंगे, यूरिन ठीक है वो किस तरीके से आउटपुट, जो क्रिएटिनिन लेवल बॉडी के अंदर कैसा बन रहा है, और फुल ब्लड काउंट करेंगे अपन, क्योंकि जिससे अपन को ये चीज़ें फील होगी कि किस अमाउंट में कैसे ये सब हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो मेनली मैंने पहले बताया था कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जो मेंटल डिसऑर्डर के अपन ड्रग्स दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि अपन मेंटली डिसऑर्डर दे रहे हैं तो इसका क्या साइड इफेक्ट ज़्यादा रहता है, तो उस साइड इफेक्ट को अपन को ध्यान में रखना होता है। और बाद में अपन ने मान लो पेशेंट को डिस्चार्ज किया और लगभग ठीक भी हो गया और वो ड्रग्स रेगुलरली इंटेक कर रहा है, तो एवरी 6 मंथ अपन उसको क्या बोलेंगे कि भी चेकअप के लिए आए, तो उसका यूरिन आउटपुट देखेंगे, बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन लेवल देखेंगे, ठीक है, और जो टोटल ब्लड काउंट वगैरह वो सब अपन उसके अंदर ही करेंगे, जिससे क्या होगा कि ड्यूरिंग ड्रग्स इंटेक कर रहा था तब कोई साइड इफेक्ट कोई भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं हुई। जो मेंटली डिसऑर्डर जो ड्रग्स दे रहे थे अपन, एंटी डिप्रेसेंट है, एंटीमेनिक्स है, उसमें कुछ नहीं हुआ। बाद में वो रेगुलर कर दिया गया ड्रग्स को और उसके बाद में ये चीज़ें कंडीशन क्रिएट हो सकती है, तो अपन उसको एडवाइज करेंगे कि भी 6 या फिर 3 या 12 मंथ के बाद में वो आकर अपना जो एग्जामिनेशन करवा सके, जिससे अपन खुद आइडेंटिफाई कर सकें कि ब्लड काउंट कैसा है, लेवल कैसा है, यूरिन आउटपुट कैसा है, क्रिएटिनिन लेवल कैसा बन रहा है, उसकी वजह से कोई अदर्स कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है या फिर नहीं हो रही, वो सब की सब चीज़ें अपन यहाँ पर देखेंगे। तो इसलिए अपन ने देखा था कि जो मेंटली जो डिसऑर्डर है उसके अंदर जो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई रहती है, क्योंकि वो ही उसको इंटेक करवाती है। अब देखो अपन समरी देखेंगे इसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है वो अपन ने प्रोवाइड करवाई थी किसको, पेशेंट्स को। तो अब देखो जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है इसमें क्या बताया गया कि जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स थी ये मेनली अपन किसका ट्रीटमेंट करने के लिए, डिप्रेसिव, ठीक है, उसको, और आल्सो मूड एलिवेटर ड्रग्स होता है जो इसको ठीक है। इंडिकेशन में अंतर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का के भी जो डिप्रेसिव इलनेस की कंडीशन, मैनिक कोई एंजाइटी वगैरह, जनरलाइज एंजाइटी वगैरह, ओसीडी टाइप्स में देखेंगे जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं, जिसके अंदर एमपी पैरामाइन और क्लोमीपेरामाइन ड्रग्स देंगे, ठीक है, और एमपी पेरिथाइलिन ड्रग्स देंगे। मोनो एमाइनो ऑक्सीडेंट्स इनहिबिटर्स के अंदर अपन क्या देंगे, फिनेलाइज और आइसोकार्बाजोजाइड, ये ड्रग्स अपन उसको देंगे, और टेराजोड। उसके बाद में सेलेक्टिव
सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक्स, इसके अंदर अपन फ्लुक्सिन टाइम्स और शेटालिन और सिटालोप्रेन ड्रग्स देंगे। साइड इफेक्ट में जो ब्लू डिवीजन होगा, यूरिन रिटेंशन, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, स्वेटिंग्स, हेडेक वगैरह, ड्राई माउथ, मेनिया और कन्फ्यूजन की कंडीशन उसको क्रिएट होगी ये ड्रग्स लेने की वजह से, ये भी अपन ध्यान में रखेंगे। फिर अपन ने देखा जो एंटीमेनिक ड्रग्स था, एंटीमेनिक ड्रग्स है वो मूड स्टेबलाइजर है, जो ट्रीटमेंट किसका करते हैं, पोलर इफेक्टिव को। इसके अंदर जो कॉमनली ड्रग्स अपन लिथियम कार्बेजेपाइन और सोडियम वोल्प्रेट यूज करते हैं। सबसे पहले अपन ने लिथियम पढ़ा। लिथियम जो एफजेड ने 1949 के अंदर डिस्कवर किया गया था। इंडिकेशन यानी किसके लिए अपन यूज करते हैं, एक्यूट मेनिया के लिए, जो अफेक्टिव डिसऑर्डर मतलब ग्रुप ऑफ मेंटली डिसऑर्डर वो, और प्री मेंस्ट्रुअल या फिर वोलेमिया न्यूरोजेस की कंडीशन, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी और क्लस्टर। इनके अंदर क्लस्टर हेडेक मतलब बार बार पेन होता रहता है उसको हेड के अंदर और आई के अंदर। फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर आपने ये देखा कि जो रैपिडली अब्जॉर्ब होती है पीक लेवल प्लाज्मा यानी 2 से 4 आवर्स के अंदर और आफ्टर ओरली डोज। उसके बाद में जो लिस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड रैपिडली लीवर के थ्रू होता है, किडनी के थ्रू, और मोर स्लो किस मसल्स के अंदर, बोन्स के अंदर और ब्रेन के थ्रू। एलिमिनेशन थ्रू आउट किडनी के थ्रू इसको बाहर निकाला जाता है यूरिन आउटपुट करवा के। फिर डोज कैसे कैसे दे सकते हैं कि भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है ये कार्बोनेट के अंदर 300 mg टेबलेट फॉर्म में, सीट्रेट 300 mg, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने देखा कि 900 से 2100 mg 2 से 3 डिवाइडेशन डोज दे सकते हैं डे के अंदर। फिर अपन ने देखा ब्लड लिथियम लेवल जो थेरापूटिक लेवल के अंदर 0.8 से लेकर 1.2 मिली इक्वल डेसीलीटर्स के अंदर दे सकते हैं ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट मेनिया। और प्रोफाइलेटिक जो लिथियम ड्रग्स है उसको अपन 0 से लेकर 6 यानी 1 से 2 पर इक्वल डेसीलीटर्स के अंदर, और प्रेजेंट रैपिडली जो पोलर डिसऑर्डर उसको ठीक करने के लिए टॉक्सिक लिथियम लेवल्स इसके अंदर 2 मिली दे सकते हैं। और साइड इफेक्ट क्या करता है, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट जिसमें टीमर्स की कंडीशन, मस्कुलर डिसऑर्डर, डिलीरियम, सीजर्स वगैरह। रीनल के अंदर पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, नेफ्रोटिक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। जीआईटी के अंदर नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया, एब्डोमिनल पेन्स और मेटालिक टेस्ट वगैरह में अफेक्टेड। और एंडोक्राइन के अंदर जो जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको ये अफेक्टेड कर सकता है। फिर अपन साइड इफेक्ट देखेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। जो वुमेन्स है वो क्या करेगी, तो जब ये ड्रग्स दे रहे हैं तो क्या होगा, लैक्टेशन के दौरान तो उस बेबी ने जो इंटेक किया है तो सेडेटिव उसको ऊपर असर होगा। प्रेगनेंसी के अंदर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर उस समय इसको देंगे तो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करता है। फिर मैनेजमेंट देखा था कि भी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है किस तरीके से इसको लिथियम ड्रग्स का मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखा, कार्डियक, जो थायराइड ग्लैंड्स हैं और न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन उनको अफेक्ट करता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर और प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में भी अफेक्ट, सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन को क्रिएट करता है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिथियम के अंदर क्या वर्किंग कंडीशन रहती है, तो कंप्लीट हिस्ट्री लेगी, ईसीजी, ब्लड एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन, ये सब करेगी। और इंपॉर्टेंट रोल रहता है जो फंक्शन रीनल का, उसमें किस तरीके से ये काम कर रहा है, क्योंकि रीनल के थ्रू इसको बाहर निकाला जाता है और यूरिन बना के। फिर अपन जो नर्स इसके अंदर ये चीज़ें करेगी और लिथियम ड्रग्स को अपने हिसाब से और डोज और जो ड्रग्स कंप्लीट होगी उसके बाद में क्या कर सकते हैं कि भाई जो ड्रग्स दी है और कंप्लीट हो गया और ड्रग्स उसको रेगुलर कर दिया गया पेशेंट्स को, तो पेशेंट्स को बोलेंगे वो रेगुलरली क्या कराएं, चेकअप कराएं 6 मंथ, 3 मंथ या फिर 12 मंथ। जिससे क्या होगा, उसके जो साइड इफेक्ट्स होने वाले थे या फिर हो रहे हैं तो वो भी देखा जाता है, जैसे कि किडनी फंक्शन देखा जाता है, हार्ट फंक्शनिंग देखी जाती है। तो ये क्या, ये सब की सब चीज़ें भी अपन देख सकते हैं। तो मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, नर्स की। तो नर्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहती है कि वो किस तरीके से इसको मेजरमेंट करती है और कैसे उस पेशेंट्स को गाइडलाइन करेगी और किस तरीके से उसको वो ट्रीट करने की कोशिश करती है और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। ओके, अगर आगे अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।